नमस्कार। साहित्य यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के संस्करण में हम बातचीत कर रहे हैं अपने समय के महत्वपूर्ण कथाकार गंभीर सिंह पालनी से। गंभीर सिंह पालनी जी, आपका साहित्य यात्रा के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे, आपका जन्म, शिक्षा दीक्षा, किशोरावस्था, उसके बाद हम आपकी रचना कर्म की तरफ आएंगे। जी। मेरा जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के रुद्रपुर कस्बे के पास स्थित गांव दानपुर में हुआ था। जी। सन 1950 में जब तराई के जंगलों को काटकर आबादी बसाई जा रही थी, जी। तब हमारे पिताजी को भी सरकार ने वहाँ 15 एकड़ ज़मीन आवंटित की थी, जी। क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिक थे। अच्छा। तो तराई का वह इलाका आजकल उत्तराखंड में है, जी। और मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सभी जगहों से लोगों को लाके बसाया गया। जी। पूरब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, और पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, जी। और उसके बाद 1971 में जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए, जी। तो उस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। जी। और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई। जी। दानपुर और उस इलाके। हाँ, रुद्रपुर, दानपुर के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा, फिर रुद्रपुर में इंटर कॉलेज में पढ़ने गया, जी। और फिर जो है मैं डीफिल करने के लिए इलाहाबाद गया, लेकिन शायद विधि को ये मंजूर नहीं था कि मैं डीफिल करता। वो अलग कहानी है, वो थोड़ा आगे बताऊंगा। जी। जी। विषय आएगा तो ज़रूर। जी। तो मूलतः आप रुद्रपुर से संबंध रखते हैं, और जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो जो पूरा रुद्रपुर वाला इलाका है, उसको मिनी इंडिया इसलिए कहते हैं कि पूरे देश भर के लोग वहाँ पर, अब तो एक तरह से महानगर बन गया है। पालनी जी, अब सवाल ये आता है कि जैसे आपने कहा कि दानपुर के उस इलाके में जैसे थॉमस हड्डी का वो एसेक्स है, वैसी आप कह सकते हैं कि वो दानपुर का पूरा इलाका, और आपकी कहानियों में वो जो ग्राम अंचल है, जो वो तराई का इलाका है, उसकी झलक हमको बराबर मिलती रहती है। वो हम जब कहानियों की तरफ आएंगे तब उस विषय पर आएंगे। तो अचानक आपका साहित्य की दुनिया में आगमन कैसे हुआ, और वो कौन से लेखक थे जिनको पढ़कर आपको लगा कि ये एक धारा है जहाँ मुझे चलना चाहिए? ऐसा कह सकते हैं कि साहित्य सृजन के जीन्स मुझ में मेरे मातृपक्ष से आए। अच्छा। मेरे नाना जो है रॉयल इंडियन नेवी में थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। जी। और मेरी माँ का बचपन जो है कराची बंदरगाह है। जी। अब वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ बीता, लाहौर में भी बीता, रावलपिंडी में भी बीता। अच्छा। और उसके बाद वो बम्बई आ गए थे नाना जी। जी। और उनका मूल घर जो है अल्मोड़ा शहर के पास ही रेखोली गांव है। अच्छा। वहाँ था। अच्छा। तो विडम्बना ये रही कि उन दिनों ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का इलाज नहीं था। हाँ। और सारे लोग, यहाँ तक कि कमला नेहरू भी भवाली में आई। बिल्कुल। तो हमारे नाना भी गेठिया सेनेटोरियम में भर्ती हुए। अच्छा। नानी भी हुई, सब क्रमशः। जी। और वहाँ उनकी डेथ हुई। अच्छा। अब वो जो बच्चे थे, उनकी देख रेख के लिए कौन हो, तो वो अपने पिताजी के पैतृक गांव रेखोली आ गए। और हमारे पिताजी जो है उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मथुरा में कार्यरत थे। अच्छा। तो वहाँ जो है मतलब मैरिज की बात चली और मैरिज हो गई। जी। और उससे भी अधिक माँ के लिए विडंबना ये रही कि वो पहाड़ के उस गांव से जो बागेश्वर के पास स्थित है, और बड़ा, आज भी मैं जाता हूँ तो दुर्गम चढ़ाई लगती है, जो घर वहाँ था पैतृक। जी। रेखोली गांव जो आप कह रहे हैं ना, माँ अच्छा, तो जो पैतृक गांव। हाँ, माँ विवाह होने के बाद उस गांव में गई ना बागेश्वर के। जी। जी।
तो जो महिला बम्बई में रही हो बचपन में, हाँ, वहाँ पढ़ी हो, कराची और जो रावलपिंडी में रही, लाहौर और कराची में रही हो, तो कैसी उसके लिए विडंबना रही होगी। लेकिन वो फिर जब उन्हें ज़मीन मिली तो रुद्रपुर आ गए। जी, रुद्रपुर में भी तब बिजली नहीं थी, सरकार ने बैरक बना के घर दे दिए थे और 15-15 एकड़ ज़मीनें आवंटित की थी। जी, तो उसमें देखिए, एक उस माहौल से आई महिला है और कई लोग इंटीरियर पहाड़ से आए हैं, कोई कहीं से आए, उसमें उन्होंने अपना जीवन, उनका कैसा विडंबनापूर्ण रहा होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है मुझ में अपने एक भाई को देखना चाहती थी, जो जब वो लोग बम्बई आ गए थे तो कराची में ही पढ़ने के लिए रह गया था। अच्छा। वहाँ ये कुछ समय बाद पता चला कि वो अपने कमरे में मृत पाया गया। ओह, और माँ कहती थी कि उसमें लिखने की मतलब वो प्रवृत्ति लिखने का कार्य करता था, वो कुछ ना कुछ लिखता रहता जी, था। जी। तो शायद वो अपने भाई को मुझ में देखना चाहती, क्या बात है, क्या बात है। और वो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती थी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वो जीन्स वहाँ से आया। बहुत अद्भुत आपने जो प्रेरणा बताई। ऐसा दुर्लभ होता है कि एक माँ अपने बच्चे को एक तरह से वो रिप्लेस कर रही थी उस संबंध को जो कि उनसे बीच में दुर्भाग्य से छूट गया था। पालनी जी, आपकी कहानियों में जो स्त्री वाला पक्ष आता है, उसमें जो स्त्री की छवि हमको मिलती है, उसमें कहीं कहीं ये क्षेपक आता है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने जब माँ को बहुत करीब से देखा होगा, और वास्तव में ये अपने आप में अपनी तरह का एक अनूठा संतरास है कि जो महिला महानगरों, उस समय तो महानगर ही थे, लाहौर, मुंबई आप नाम ले रहे हैं, और फिर दुर्गम पहाड़ में आना, वहाँ गांव में सरवाइव करना, फिर तो ये आपकी कहानियों में ये क्षेपक हमको बराबर मिलते हैं। गंभीर सिंह पालनी जी, जिस दौर में हम लोग लिखना पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो एक कहानी ने बड़ी धमक मचाई थी साहित्य की दुनिया में, और वर्तमान साहित्य का वो अंक मुझे लग रहा है कि मेरी लाइब्रेरी में अभी कहीं होना 916 पेज का अंक था वो। 916 पेज का बहुत मोटा सा अंक था। उतना मोटा अंक कभी किसी पत्रिका ने नहीं निकाला। और कहानी महाविशेषांक, महाविशेषांक, और उस कहानी महाविशेषांक में आपकी जो कहानी थी मेंढक, मैं कह सकता हूँ कि उसने उस दौर में हिंदी कथा की धारा को ही एक तरह से बदलने का काम किया। हिंदी कहानियों में जो वो एक नॉस्टैल्जिया था, एक वो मायावी कल्पना लोक था, उससे निकल कर के वो कहानी जब एक डिसेक्शन रूम में आई, मेंढक और विज्ञान और जीव विज्ञान, तो हम भी बड़े चौंके थे। मैं ईमानदारी से बताऊं कि पहले पाठ में वो कहानी मुझे भी ठीक ठाक समझ में नहीं आई, क्योंकि हम अभ्यस्त कुछ और तरह की कहानियों को पढ़ने के थे। वो जो मेंढक कहानी थी वो कैसे आई, और उसके बाद जो आपकी कहानियों का सिलसिला चलता रहा, उन कहानियों पर आपकी टिप्पणी। ऐसा हुआ जी कि मेरी माँ मुझे घर में पढ़ाया करती थी। अच्छा। और मेरा नाम जो है गोविंद रखा गया, लेकिन गोविंद मेरे ताऊ जी का नाम था। अच्छा। तो जेठ का नाम नहीं ले सकती, पहाड़ों में आज भी नहीं लेते। तो उन्होंने कहा भाई क्या नाम रखे हैं, तो किसी ने बताया गंभीर भी होता है गौ से, तो मैंने कहा गंभीर रखो। उसके बाद में गंभीर नाम से, और वो मुझे घर पढ़ाती थी। अच्छा। और मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन मैं घर में ही पढ़ता था। तो गांव के प्राइमरी स्कूल में मेरा नाम लिखाने गए, तो उन्होंने कहा ठीक है कक्षा 2 में नाम लिख देते हैं। टीका सिंह माँ साहब थे। अच्छा, टीका सिंह। मैंने कहा नहीं, मैं कक्षा 2 में नहीं नाम लिखाऊंगा, बाल चूल्हा भट्ट। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैं तो 3 में नाम लिखाऊंगा। तो बोले 19 का पहाड़ा सुनाओ। अच्छा। मैंने झटके से सुना दिया। अच्छा। फिर बोले कि ये किताब पढ़ के बताओ। वो नीम के पेड़ पर एक कौआ रहता था जी, और गिलहरी रहती थी। बिल्कुल। मैंने किताब एक तरफ रखी, मैंने जबानी सुना दिया। अच्छा। तो मेरा कक्षा 3 में एडमिशन हो गया। अच्छा। और मैंने कम उम्र में 5 पास कर लिया था। जब मैं कक्षा 6 के में एडमिशन लेने अपने भाई के साथ आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में गया,
उनकी साइकिल के कैरियर पर पीछे बैठकर। तो पता चला कि मुझे तो कक्षा 6 में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी उम्र 8 वर्ष से कम थी। तो मैं 1 वर्ष घर पर रहा। अच्छा। तो उस दौरान जो मैंने घर में, भाई को भी मेरे बहुत शौक था पत्रिकाएं पढ़ने का, क्योंकि वो भी तो उसी मामा के भांजे थे। बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए तो कहीं ना कहीं। हाँ, बाल भारती, नंदन वगैरह पत्रिकाएं घर में बहुत आती थी। अच्छा। तो मैं उनको साल भर पढ़ता रहा। माँ भी कहती रही कुछ ऐसा लिखा करो, तो फिर मैं लिखने लगा छोटा मोटा। तो अब क्या हुआ कि उसी इंटर कॉलेज में अगले वर्ष मेरा 6ठी में एडमिशन हुआ। वहाँ से होता क्या था, हमारे गांव में जब क्योंकि 450 एकड़ जमीन आदित्यनाथ झा ने दान दे के दी थी उस इंटर कॉलेज के बनने के लिए। अच्छा। इसलिए उनके नाम पर था, वो जमींदार थे। अच्छा। और आईएएस भी हुए, वो इंडियन सिविल सर्विस में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे दिल्ली के। अच्छा, क्या नाम? आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ झा। तो उन्होंने वो दान दी थी जी। तो ये हो गया कि भाई ये साइंस, एग्रीकल्चरल और साइंस की क्लासेज होंगी, आर्ट्स नहीं था। अच्छा। लेकिन चूंकि उस कॉलेज का बड़ा नाम था तो सब चाहते थे हमारा बच्चा वहीं जाए। तो एग्रीकल्चर को भी है दृष्टि से देखते थे, साइंस वाले लड़कों को सोचते थे ये बहुत आगे जाएंगे। जी। तो हम लोग भी छोटे थे, हम देखते थे हमारे बड़े भाई साहब मेढक पकड़ने जा रहे हैं और चीरा फाड़ी हो रही है, तो हमने सोचा हम भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब पढ़ने लगे और फिर मोह भंग हुआ। एक समय में एक शिक्षक ने कहा, भाई आप सब लोग पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप सब इस गलत फहमी में मत रहना कि आप सब डॉक्टर बन जाओगे। तो वो जो मोह भंग की कथा है वही मेढक है। वही मेढक। और वास्तव में हम लोगों में से एक आध लड़का डॉक्टर बन पाया, बाकी नहीं बन पाए। और कोई एक दिन उसका नायक जो है, मतलब जो नरेटर है कहानी का, वो उसको दूसरा लड़का मिलता है लटूर सिंह। वो कहता है कि भाई क्या चल रहा है, तो वो सब बातें आपस में करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से कोई बना नहीं डॉक्टर, एक लड़का बना है और कोई मिट्टी ढोने का काम करता है, कोई पुश्तैनी दुकान संभाल रहा है, कोई खेती कर रहा है। तो विज्ञान के पीछे जो भाग रहे थे, लेकिन उनको मेढक की तरह फुदक तो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उस पीढ़ी को, उन किशोरों को, उन नवयुवकों को कि हमें जाना कहाँ है। तो मेढक उस भटकाव की कहानी है, वो जो अंतहीन दौर थी। अच्छा, अब अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जरूर जरूर। मैं उन दिनों बैंक में नौकरी करता था बाजपुर में, और मेरे पास वर्तमान साहित्य आती थी जी। तो मैंने देखा कि एक घोषणा हुई है और उसमें 50 बड़े बड़े नाम हैं हिंदी के, और अमरकांत से शैलेश मटियानी, सभी उस दौर के सभी सब बड़े बड़े नाम थे जी। तो मैंने कहा क्या इस अंक में मेरी कहानी नहीं आ सकती। तो मैंने मेढक कहानी, रविंद्र कालिया जी उसके अतिथि संपादक थे, मैं उनको कहानियाँ पढ़ता तो था, लेकिन मेरा कोई पत्र व्यवहार नहीं था जी। तो मैंने संपादक के नाम वो कहानी भेज दी जी। और मैं भूल गया। 1 महीने बाद लगभग मेरे पास चिट्ठी आई रविंद्र कालिया जी की कि मैंने आपकी कोई कहानी पहली बार पढ़ी और मैं अभिभूत हो उठा और मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूँ जी। फिर मेरा लखनऊ किसी काम से हुआ, तो मुझे अखिलेश जो आज के दौर के बड़े मशहूर लेखक हैं, बिल्कुल, वो मिले। उस समय वो भी मेरी उम्र के हैं, वो उस समय उनका भी ज़्यादा नाम नहीं था। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में मिले मुझे वो जी। और मैं उनको कोई कविता देने गया था अपनी, तो बोले भाई आपकी कहानी की तो बहुत चर्चा हो रही। मैंने कहा कहाँ हो रही है? कह रहे आपने कोई मेढक शीर्षक कहानी भेजी थी जी। और फिर विभूति नारायण राय का भी पत्र आ गया जी। तो फिर अचानक जो है उस अंक की वो महत्वपूर्ण कहानी मान ली गई। वो अंक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उस दौर के सभी हमारे जो महत्वपूर्ण कथा लेखक थे वो शामिल थे। और पाली जी, ये बहुत बड़ी बात है,
उस अंक को मुझे भी फिर ढूंढना पड़ेगा। पर उस फेयरिस्त में गंभीर सिंह पालनी नाम जब हमने पढ़ा था तो हम भी चौंके थे, और बहुत देर में पता चला कि गंभीर सिंह पालनी हमारे ही उत्तराखंड क्षेत्र से हैं। हम तो सोचते थे कि कहीं और से हैं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें सभी महत्वपूर्ण लोग थे। बहरहाल, लेकिन पालनी जी, एक सवाल और मेरे जेहन में गूंज रहा है। जब आप मेंढक कहानी की शुरुआत की चर्चा कर रहे थे और उसके प्रकाशन का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे, तो एक सवाल ये आता है कि बीच में आपका एक कविता संग्रह भी मैंने पढ़ा है। मैं शीर्षक भूल रहा हूँ। नाग कन्या के किले में। नाग कन्या के किले में बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, और उसकी जो कविताएं हैं वो बहुत गहरी कविताएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ासकर आपके दौर में, उस दौर में जो कविता लिख रहे थे, कमोबेश उसी स्तर की कविताएं उसमें हैं। ये सवाल आता है कि जब आपके पास लेखन की तमाम विधाएं थी, कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, उसमें फिर आपने कहानी को ही क्यों चुना, और फिर कथाकार गंभीर सिंह पालनी का ही निर्माण क्यों हुआ? कवि गंभीर सिंह पालनी भी तो हो सकते थे। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भीतर जो कवि है वो अभी जीवित है। बहुत अच्छी और बात। मेरे 2 कविता संग्रह कम से कम 1 वर्ष के अंदर आएंगे। अच्छा। हाँ, और परिपक्व कविताएं वो होंगी, एक परिपक्व उम्र की जो होती हैं जी, और एक तो संग्रह नदी जी, शीर्षक से ही आएगा जी, एक अश्व। हाँ, अश्व श्रृंखला की भी मेरी कविताएं हैं जी, और मैं थोड़ा सा मेढक के बारे में और बताना जी, चाहता हूं। जी, ज़रूर बताइए। ऐसा हुआ कि संयोग भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी। तो हमारे गांव की खेती की ज़मीन के कुछ मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला करते थे। अच्छा। तो मैं इलाहाबाद गया था, तो मैं विभूति नारायण राय से मिलने चला गया। वो मतलब उसके फाइनेंसर एक तरीके से वही थे। हाँ, वर्तमान साहित्यिक। जी। और वो उन दिनों पुलिस महानिदेशक वगैरह कुछ रहे। न उन दिनों वो पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद थे। जी। तो वहाँ उन्होंने कहा, भाई आप बड़े अच्छे दिन आए। मैंने कहा जी कैसे? वो रेलवे स्टेशन के पास ही एसएसपी ऑफिस था। जब मैं रेल से उतरा फिर वहाँ चला गया था मिलने। जी। तो उन्होंने कहा वर्तमान साहित्य के कहानी महाविशेषांक का विमोचन है। ओह, क्या बात है! वही प्रयागराज में ही। हाँ। अच्छा। बड़ा अजीब संयोग हुआ जी। और दुर्लभ कहिए। दुर्लभ, बिल्कुल दुर्लभ संयोग थी। तो क्या हुआ, वहाँ एक बंदा मुझे मिला। उन्होंने कहा मेरा नाम डॉक्टर रोहिताश्व है और मैं गोवा विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इतना संक्षिप्त परिचय हो गया। रात का समय, उन्होंने मेरा चेहरा कितना देखा या नहीं देखा, और वो चेहरा पत्रिकाओं में बाद में छपा भी, फोटो। तो 3-4 साल बाद मेरी एलटीसी ड्यू थी, मैं बैंक में था। तो मैं गोवा गया तो एक लड़का भी मेरे साथ था। मैंने कहा चलो गोवा विश्वविद्यालय चलते हैं उस बंदे से मिलने। अब ना मुझे उसका चेहरा याद ना कुछ, लेकिन उन्होंने पत्रिकाओं में देखा होगा। तो हम गोवा विश्वविद्यालय की गैलरी से गुजर रहे थे, कॉरिडोर से। अचानक एक आवाज़ आई, मेढक। ओह, क्या बात है! तो मैं उनसे लिपट पड़ा, वो मुझसे लिपट पड़े। बोले मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं जुबान पे आया। हाँ, पर तो लेकिन मेंढक आ गया। मेंढक आ गया। बहुत बड़ी तो बात। ये छापा था उन्होंने सहारा टाइम्स इस प्रकरण को। जी। तो उसी से पहचान मिली। फिर रविंद्र कालिया ने एक बार कहा, पालनी अब तो तुम या तो कहानी मत लिखना तो मेढक से बेहतर लिखना। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। तो एक संपादक की दृष्टि यही होनी चाहिए। तो थोड़ा गैप भी आया। जी। और एक कहानी मैंने उसके बाद लिखी। जी। और मुझे उम्मीद थी कि वो चर्चित होगी। ये उस दौर की कहानी है जब ये पुरस्कृत हुई थी, जानकी पुल। मैंने उस प्रतियोगिता में भेजी थी, लेकिन वो शायद पढ़ी ही नहीं गई। बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, कुछ छांट ली जाती हैं, उन्हीं में से ही वो हो जाता। जी। तो वो कहानी छपी अक्टूबर 2004 में हंस में। अच्छा। और उसका मुझे थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा,
जी। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कहानियाँ लिखूंगा। अच्छा। उस कहानी की चर्चा 2004 में छपी हुई कहानी की चर्चा 21 साल बाद अचानक मुझे पता चला, मेरा परिचय भी नहीं था आलोचक से, और पूरा उस पर एक लेख वो दोआबा पत्रिका में छपा पटना की। अच्छा। और उस कहानी को सदी की काल भी 21वीं सदी की चुनिंदा कहानियों में सूर्यनाथ सिंह ने अपने संपादन में शामिल किया था। बहुत बड़ी बात। तो वहाँ से उन्होंने पढ़ी हो जी। तो कभी कभी ऐसा होता है रचना के साथ। जी। पालनी जी, एक वो दौर था जिस दौर की आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई मेंढक कहानी, आज हमारे लिए ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह के छोटे मंच बन गए हैं, ख़ासकर हमारे महानगरों में, वहाँ दुर्गम पर्वत प्रदेश से कोई कहानी, कोई कथा लेखक भेजेगा और उसके नाम से परिचित न होने के बावजूद संपादक या वो जो जूरी है, निर्णायक मंडल, वो उस कहानी को पढ़ेगा और उसको उनमें शामिल करेगा। वो एक दौर था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जब आपकी कहानी के शिल्प, कथ्य, उसके पूरे मिजाज को कंसीडर किया जाता था। लेखक कौन है इस पर लोग ज़्यादा नहीं जाते थे। आज तो चेहरा पहले देखा जाता है, रचना बाद में आती है, और इसीलिए साहित्य धीरे धीरे पाठकों के भी संकट हो गए हैं। एक दौर ये है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन दोनों दौरों में आप क्या अंतर पाते हैं, क्योंकि आप तब भी सक्रिय थे, आप आज भी सक्रिय हैं, क्या अंतर है? मैं बताता हूँ। लोग मेढक को मेरी पहली कहानी समझते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरी पहली कहानी नवंबर 1978 में अच्छा प्रेमचंद जी के बेटे श्रीपत राय ने इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका कहानी में छापी थी। अच्छा। सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से वो पत्रिका वो निकालते थे। कहानी तो कालजयी, हाँ। उसने तो बड़े बड़े आंदोलन किए कहानी के। जी। मैंने वैसे ही भेज दी क्योंकि कहानी में तो बड़े बड़े लेखक छपते थे, और एक दिन मुझे उनका स्वीकृति पत्र मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ। और उस समय के जो संपादक थे वो चाहे आपकी कहानी ना छापें, कुछ ना कुछ लिख के एक चिट लगा के जरूर भेजते थे। मैं देखिए राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन और ऐसे कुछ और संपादक मैं भूल नहीं सकता जी। लेकिन आज मैंने देखा जो गिरोहबंदी है साहित्य में, आपको मैं एक बात बताऊंगा और हो सकता है कहीं से आपको पता भी चले जी। कि हम कहानी भेजते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको छापता ही नहीं है, और मैं छद्म नाम से भी लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। मेरी बेटी ने मुझे सलाह दी जी। और अंग्रेजी में तो बड़े बड़े लेखकों ने छद्म नाम से लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है। हैरी पॉटर वाली जो श्रृंखला है या अन्य बड़े बड़े राइटर उन्होंने लिखा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि छद्म नाम से लिखी मेरी कहानियां छप चुकी हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने छापी जिनसे जो मेरा नाम गंभीर सिंह पालनी देख के नहीं छापता। जी जी। तो क्या वजह है कि आपके नाम से ऐसी वितृष्णा हो गई है? इसमें गिरोह है ना जी। जैसे मतलब साहित्य में भी मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाँ। वही जो बात आपने कही कि हम नाम देखेंगे तब छापेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। इसीलिए पालनी जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि उस समय दानपुर रुद्रपुर से एक कथाकार हमको इसलिए मिल गया कि कहीं ना कहीं कोई एक दृष्टि ऐसी थी जो ये देख रही थी कि किस लेखक का क्या वजूद है, किसका क्या वजन है। अब चेहरों को देखकर अगर आप रचना संसार को नापेंगे तो फिर नया गंभीर सिंह पालनी हमको कैसे मिल सकता है? देखिए मैं बताऊं आपको, कमलेश्वर जी का नाम सबने सुना। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, इतने बड़े संपादक थे जी। देखिए मैंने रचनाएं भेजी, इतना ही परिचय था जी। उन दिनों में पिथौरागढ़ में पोस्टेड था और वो गंगा नाम की पत्रिका के संपादक थे। बहुत सुंदर पत्रिका थी गंगा। हाँ। तो क्या हुआ, लैंडलाइन मैंने उनको पत्र भेजा तो उन्होंने भी मुझे पत्र भेजा जी। और 2 पत्र उनके मेरे पास आज भी हैं।
जी। तो मैंने उनको दिल्ली पहुंच के लैंडलाइन से फ़ोन मिलाया, वो घर पर थे, तब वो ग्रीन पार्क में रहते थे दिल्ली में। जी। तो मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया कि मैं गंभीर सिंह पालनी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कब आए पिथौरागढ़ से, अच्छा, बताइए, क्या बात है। और कब मिलने आओगे, मैं घर पर हूँ। तो मैं उनके घर पहुँचा, लेकिन बसों का आइडिया ना होने से मैं थोड़ा लेट पहुँचा। तो जब मैं उनके घर पहुँचा, उन्होंने कहा देखो मेरे दामाद ने जाना था भोपाल और मैं नहीं गया कि आपने आना है। क्या बात है, क्या बात है। है, और उसके बाद उन्होंने मुझे, जो फर्स्ट फ्लोर में उनका घर था, वो मुझे नीचे सड़क तक आके ऑटो पकड़ाने आ। ऐसे महान संपादक। हाँ, ये बिल्कुल ये महानता है, कमलेश्वर जैसा विराट व्यक्तित्व जिनके और पास इतनी हाँ, व्यस्तता और है। सुनिए, जी। उन्होंने कहा क्या और क्या बात है, कुछ लाए हो? तो मैंने उन्हें अपनी एक कहानी 45 मिनट तक सुनाई, नैनीताल एक खूबसूरत शहर। अच्छा। उन्होंने सुनी और उन्होंने सुझाव दिए, फिर और मैंने फिर करेक्शंस भी करे, थोड़ा बाद में हुए वो। तो बाद में वीरेंद्र डंगवाल जी ने अमर उजाला में छापा। जी। और वीरेंद्र डंगवाल जैसे संपादक भी होना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जी। जी, पालनी जी। हाँ, जी, एक जी, बार जी। क्या हुआ, सुकेश साहनी अचानक नैनीताल बैंक बाजपुर में आ गए और काउंटर पे खड़े हो गए। तो बोले पालनी जी। मैंने कहा जी मैंने नहीं पहचाना, मैं हालांकि उनसे एक बार आगरा में मिला था। मैंने कहा भाई पासबुक अभी पूरी नहीं हो पाएंगी, 4:30 बज गए हैं। बोले आपने पहचाना नहीं। तो फिर मैंने, उन्होंने बताया और बोले मेरा जुरिडिक्शन जसपुर तक था और मैं जीप से जा रहा था, तो मैंने कहा मिलता चलो। तो बरेली में हूँ आजकल। मैंने कहा बरेली में कहाँ रहते हैं? जी। बोले वीरेंद्र डंगवाल के घर के पास। जी। मैंने कहा वीरेंद्र डंगवाल का घर कहाँ है? बोले आप तो जाते होंगे, आपकी तो बहुत रचनाएं छपती है। मैंने तब तक वीरेंद्र डंगवाल की शक्ल ही नहीं देखी थी जी। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो साहित्य संपादक। पालनी जी, इन सारे विराट अनुभवों पर आपके जो संपादकों को लेकर, पाठकों को लेकर, लेखकों को लेकर है, उस पर तो हम एक अलग से आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मृतियाँ अंतहीन हैं और आप जैसे वरिष्ठ कथाकार ही उनको ज़्यादा बेहतर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है, तो उसी में हमको सब कुछ समेटना होता है। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इन दिनों इस समय आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरा एक बैंक पर लिखा जा रहा उपन्यास, दूसरा हमारा उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं जी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अभी भी आनी बाकी हैं। बिल्कुल हैं जी। तो रंजीत सिंह वर्मा नामक एक सज्जन हुआ करते थे, वो 2 बार मसूरी क्षेत्र के विधायक रहे। तब मसूरी विधानसभा का जुरिडिक्शन मसूरी से लेकर डोईवाला और देहरादून सब होता था। ठीक है। तो 1992 से लेकर बाद तक की कटिंग्स मेरे पास है अखबारों की। अच्छा। तो उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक मेरी आ रही है, उत्तराखंड आंदोलन के एक नायक। ओ, क्या बात। नायक तो कई थे जी, है ना, एक नायक रणजीत सिंह वर्मा जी। तो 733 पेज में लिख चुका था, लेकिन जो उनके बेटे हैं उन्होंने कहा कि भाई इसे थोड़ा कम करें क्योंकि बहुत मोटा साइज हो जाएगा जी। तो उसको 450 पेजों में वो पुस्तक 2026 में 2026 में। जी जी, जी। पाली जी, ये जानना बहुत सुखद है कि अब सेवानिवृत्ति के बावजूद, और आप तो तमाम देशों में घूमते रहते हैं, प्रवास में भी लंबे लंबे समय बिताते हैं, उसके बावजूद आप लेखन को इतना समय दे पा रहे हैं और आपका अध्ययन भी बड़ा विराट है। चलते चलते एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ पालनी जी, थोड़ा दौर बदल गया, समय बदल गया। अब आज के दौर में खाली हमारे पास पत्रिकाएं और अखबार नहीं है, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का दायरा है, अखबार हैं, टेलीविज़न है, माध्यम बढ़ गए हैं, त्वरित हो गए हैं, एकदम तुरंत आपकी यहाँ की कहानी पूरे विश्व भर में फैल जाती है। ये जो माध्यमों का टकराव है, इसमें साहित्य की दशा दिशा आप कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत संक्षेप में। इन माध्यमों से तो मैं समझता हूँ कि मुझे लाभ हुआ। अच्छा। साहित्य
के लोगों से जुड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं जुड़ा। बहुत अच्छी बात। और मेरी बेटी का विवाह था 8 जून को पिछले वर्ष। जी। तो मेरे वाइफ के बड़े भाई कहने लगे कि ये जो इंडियंस दिख रहे हैं ये कौन है। तो मेरी वाइफ ने कहा ये यहाँ के लेखक। अच्छा, लंदन में था वो विवाह। जी जी। तो वो जो मीडिया है ना, मतलब फेसबुक है या इंटरनेट है, उससे हमें व्यापक पहचान मिली है, समाज से जुड़ने का मौका और पहचान मिलती है। जी, ये अच्छा है। ये अच्छा है कि आपकी तरफ से ये टिप्पणी आ रही है। तो मैं इसके लिए तो मैं विज्ञान को बधाई देता हूँ। जी जी। पालनी जी, ये सवाल मैंने चलते चलते आपसे इसलिए पूछा था कि आपके दौर के जो अधिकतर लेखक हैं वो थोड़ा अनईजी सा महसूस करते हैं इस वैज्ञानिक दौर में, लेकिन आपसे ये जानकर अच्छा लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये साहित्य को विस्तार भी देती है और हमको पहचान भी देती है। मैं तो अपने मोबाइल पर बोलकर लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये एक नई तरह की सुविधा है। बहरहाल गंभीर सिंह पालनी जी, आपके पूरे कृतित्व पे अगर हम बात करेंगे तो वो फेज वाइज होना चाहिए। हमारे पास दुर्लभ ऐसे कथाकार और लेखक हैं जिनकी कि एक एक कहानी पे बात हो सकती है। हमने मेंढक से शुरू की, बाद के दौर की कुछ कहानियाँ भी मेरे जेहन में हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए उन पर कभी भविष्य में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आप साहित्य यात्रा के इस मंच पर आए और बहुत कम समय में आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों से शेयर की। उम्मीद है कि साहित्य, संस्कृति, कला के सभी जानकार इससे लाभान्वित हुए होंगे। इस मंच पर आने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य यात्रा। अगली बार किसी नए मेहमान को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।